हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेटा फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में, किस तरह से ये काम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्चुअल बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जिसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लाइट रिएक्शन और द डार्क रिएक्शन। Light reaction is a fast reaction. It is further divided into the 2 photosystem first and photosystem second. In this channel, we will study about to the how the photosystem first and photosystem second is works. Okay, so let's start. एक्चुअली ना जो लाइट रिएक्शन होती है इसको हम कई सारे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हमने बात की ऑल्सो नोन एज द अपहिल मूवमेंट रिएक्शन, फोटोकेमिकल फेज एंड लाइट डिपेंडेंट फेज। इट मीन्स जितनी भी जो प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन की वो सारी की सारी सनलाइट से रिलेट होती हैं, और यही इसी की वजह से इनके इतने सारे नाम भी हैं, है ना। तो पहली बात तो ये कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इट्स अ वेरी फास्ट रिएक्शन एज कंपेयर टू द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज अ स्लो प्रोसेस बाय विच देयर आर सो मेनी स्टेप्स आर टेक्स प्लेस। ओके, इस वजह से ये जो होती है ये फास्ट रिएक्शन होती है। और ये जो छोटा सा डायग्राम है एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग डायग्राम है, लेकिन आप इसको समझ के एनसीईआरटी का डायग्राम समझ सकते हैं। आगे की वीडियो में हम वो भी ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो ये जो लाइट रिएक्शन होती है हमें पता है ये कहाँ पर होती है, वेयर द लाइट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इनसाइड ग्रेना थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर। इट्स टेक्स प्लेस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होती है। अब ये होती कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने डायग्राम शो किया है, तो ये जो ग्रीन कलर से ये दैट इज अ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। और इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में दोनों फोटोसिस्टम काम करते हैं, दैट इज अ फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। और जो अंदर का जो पूरा पार्ट है दैट इज ल्यूमन, ये पूरा ल्यूमन वाला पार्ट है। और जो बाहर का ये पूरा पार्ट है ये ना स्टोमा साइड वाला पार्ट है। तो इन्हीं दोनों के जो फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड मिलकर जब काम करते हैं तभी लाइट रिएक्शन होती है। और द मेजर रोल ऑफ द sunlight is takes place in this process. How it takes place? First of all, let's start with the photosynthesis. So in a light reaction, the first step is start with the excitation of the chlorophyll pigment and ejaculate of the electrons. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेज जो होती है इसका फर्स्ट स्टेप एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर जैसी लाइट आएगी, सनलाइट आएगी, तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट के ऊपर गिरेगी, जिसकी वजह से वहां पर जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं वो एक्साइटेड होंगे। और वो एक्साइटेड होने की वजह से जो सनलाइट आएगी वहां पर वाटर की स्प्लिटिंग होगी, और जैसे ही वाटर का ब्रेकडाउन होगा वैसे ही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजैकुलेट होंगे मेम्ब्रेन से, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन से इजैकुलेट होंगे, और वहां पर ये अपना एटम स्ट्रक्चर छोड़कर किसी ऑर्बिट से बाहर निकलकर प्राइमरी एक्सेप्टर तक जाएंगे। समझ में नहीं आया? लेट मी एक्सप्लेन, बताते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे ही सनलाइट आएगी तो जो फोटोसिस्टम सेकंड था 680 था, यहाँ ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में जैसे ही यहाँ पर आई तो जितनी लाइट की जो वेवलेंथ है जिस रीजन पर पड़ेगी वहां पर उसी रीजन के हिसाब से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जैसे कि हमें पता है कि जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो पीएस सेकंड पर होती है, कि जैसे ही इसमें सनलाइट ने हिट किया यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। होती कैसे स्प्लिटिंग, कि जैसे सनलाइट इस पर गई तो वहां पर जिस वेवलेंथ पर जो भी पिगमेंट है क्लोरोफिल का, वहां से इलेक्ट्रॉन वहां पर जो एनर्जी होगी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी आएगी जिस रीजन पर वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। एनर्जी ज्यादा रिलीज होने का मतलब है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व होगी। ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व होने का मतलब क्या है कि वहां पर जो भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है वो शॉर्ट वेवलेंथ पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है पीएस सेकंड, हमें पता है कि जो पीएस सेकंड होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाला होता है, और जो पीएस सिस्टम काम करता है या तो वो 680 पर काम करता है और या फिर वो 680 के लो पर काम करता है। और ये वो साइट होती है जहां पर हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ की पूरी जो एनर्जी होती है वो किसमें कंज्यूम हो जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में और इलेक्ट्रॉन के इजैकुलेशन में।
क्लियर है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जितने भी यहाँ पर क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं, वो एक एंटीना की जो क्लोरोफिल ए होता है वो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है कि नहीं करता है। तो जैसे ही इसमें जो क्लोरोफिल के पिगमेंट होंगे ये एक्साइटेड होंगे तो ये अपनी एनर्जी को यहाँ पर सेंटर की तरफ सेंड कर देंगे और वहीं पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इलेक्ट्रॉन किस तरह कैसे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। तो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ इनर साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो स्प्लिट कर जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे और जो ऑक्सीजन होगी वो एक बेस मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इसमें वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन जो आयंस होंगे वो ल्यूमन में इकट्ठे होते चले जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पर आकर जैसे सनलाइट हुई तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे और वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर से बाहर की तरफ मूव करेगा, कहां से, रिएक्शन सेंटर ए से, यहां से क्या है जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो रिएक्शन सेंटर ए पर पहुंचेंगे और रिएक्शन जो सेंटर होता है वो ए जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को लेकर मूव आउट कर देता है और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट कर लेता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे ऊपर की तरफ गए। तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर एक्चुअली होते क्या है, ये फेरस सल्फर के कॉम्प्लेक्स होते हैं। फेरस सल्फर के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें हम साइटोक्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, साइटोक्रोम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को जब ये रिसीव करते हैं तो इनके पास होते हैं फेरिक और फेरस सल्फर, फेरिक के आयंस होते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये फेरिस होता है, फेरिक का कंपाउंड होता है, फेरिक आयन होते हैं। जैसे ये आयंस जाके जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं तो ये अपने आयंस साइटोक्रोम में फेरिक को दे देता है। फेरिक जो इसको जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फेरस जब इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा वो आगे चल के ये इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्ट को दे देगा जिसकी वजह से वो फिर से फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे फेरिक और फेरस आयन में कन्वर्ट होंगे तो आगे चल के ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ये एक हाई मूव पर तक जितना ये मूव कर सकता तो ऊपर की तरफ मूव किया। अब ये यहाँ पर इसने जहां पर इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, ये सारी प्रोसेस कहाँ, स्टोमा की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर इसको रिसीव किया और वैसे यहाँ से एनर्जी इसकी स्लो होने लग जाती है। तो पहले ये फेरिक के पास था, फिर फेरस में कन्वर्ट हुआ, फिर उसने प्लास्टिक यूनियन को दे दिया, प्लास्टिक यूनियन ने इलेक्ट्रॉन को लिया, फिर इसकी एनर्जी धीरे धीरे लूज होने लगी। तो यहाँ पर आकर ये प्लास्टिक यूनियन ने अपने इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 को दिया, साइटोक्रोम B6 ने साइटोक्रोम F को दिया, साइटोक्रोम F को दिया। इसी कंडीशन पर क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है वो सारी की सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसको बना देते हैं, वो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, एटीपी का फॉर्मेशन इस जोन में होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर नीचे की तरफ आया, प्लास्टिक यूनियन ने दे दिया, प्लास्टिक यूनियन के पास से जाकर ये कॉपर आयन की वजह से की हेल्प से ये PS फर्स्ट तक आ जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से लेके PS फर्स्ट तक आया तो यहां पर जो पूरा का पूरा काम होता है, यहां पर पूरा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का। एटीपी को हम केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं, एटीपी को हम केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं। अब ये जाके एटीपी यहां पर गया तो यहां तक आते आते इसकी जो एनर्जी है वो लूज हो जाती है कि नहीं हो जाती है। कॉमन सेंस है कि पहले ही ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या हुई, लूज हो गई। अब जैसे ही PS सेकंड पर आया तो PS सेकंड क्या करता है, PS सेकंड पे फिर से सनलाइट आई, फिर से क्लोरोफिल, फिर से सनलाइट आई, तो जिसके जैसे फिर से उसको एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर फिर से ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब ये दूसरा एक्सेप्टर जो अनदर एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन को, वो इसको रिसीव कर लेता है और ये जाके उसके पास फिर से एनर्जी को क्या है, इलेक्ट्रॉन को ये फेरिडॉक्सिन के पास भेज देता है और फाइनली
पैराडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन को रिड्यूसिंग जो पावर होती है जिसको हम NADPH बोलते हैं उसको दे देता है, और ये जो NADPH होता है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा और कुछ अमाउंट में जो हाइड्रोजन की ग्रेडियंट है ना वो भी बाहर रहते हैं। एक चीज और, जब साइटोक्रोम इसको एनर्जी को लेता है उसी समय कुछ और हाइड्रोजन आयन जो स्टोमा में थे वो भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। इस वजह से ल्यूमन के अंदर में जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता जाता है और बाहर का जो कंसंट्रेशन होता है स्टोमा की तरफ का वो क्या डिक्रीज होने लगता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर आया NADPH ने, तो इसने हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और जाके NADPH में कन्वर्ट हो गया, यानी रिड्यूसिंग पावर हो गई। अब एटीपी और NADPH को जो रिड्यूसिंग पावर होते हैं इन दोनों को मिलकर एसिमिलेटरी पावर्स बोलते हैं। किसको? एटीपी को और NADPH2 को। क्लियर है? तो ये जाकर स्टोपा में फाइनली ये आकर क्या किया, इसने NADH2 बना दिया, NADPH2 बना दिया। द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी इज नोन एज द फॉस्फोराइलेशन। अब देन द phosphorylation takes place in the presence of the sunlight, yeah, with the help of the sunlight. This process of the formation of ATP known as the photophosphorylation. इन सिंपल लैंग्वेज कि जो एटीपी होता है, जब भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है अगर वो सनलाइट की वजह से होता है, सनलाइट की हेल्प से होता है तो उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और अगर वो जाकर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है फूड के ऑक्सीडेशन की हेल्प से, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो हम उसको ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सी बात है, एटीपी के बनने को फॉस्फोराइलेशन बोला, अगर ये सनलाइट की हेल्प से बन रहा है तो इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला। अगर ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फूड के ऑक्सीडेशन की हेल्प से होता है और वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है तब हम उसको ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं कि जो कि पूरी की पूरी जो सिस्टम होता है वो सिस्टम होता कहाँ पर है। तो जो पहले जो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होता है। क्या होता है? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब कंडीशन ये होती है कि जैसे ये फोटो सिस्टम काम करते हैं, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स काम करता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजैकुलेट हुए, यहाँ से गए ऊपर की तरफ, फिर ये नीचे की तरफ आए और फिर ऊपर की तरफ गए। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ होता है लाइट रिएक्शन को वो जेड स्कीम कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जेड स्कीम कहलाता है। देखो ना यहाँ से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ गए, यहाँ से यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गया। फिर आप बोलोगे मैम आप उल्टा बोल रही हो, आपको सही नहीं दिख रहा है। एक्चुअली ये जेड नहीं एन है। आई नो यू वॉन्ट टू से दिस, आई नो दिस थिंग वेरी वेल। हम समझ रहे हैं आपको कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो जेड एन टाइप ही दिख रहा है, लेकिन बेटा जहां हम इसको थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में देखें, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन इस तरह से शिफ्ट होती है ना, इसको पूरा ऐसे उठा के शिफ्ट कर दो तो जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इन दिस वे दैट इज नोन एज द जेड स्कीम ऑफ द लाइट रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्चुअल में पूरी प्रोसेस ऐसी होती है। अब हम बात करते हैं जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। एक तो चीज ये भी थी कि यहाँ पर जो शॉर्ट वेवलेंथ पे ज्यादा एनर्जी यूज होती है, तो क्यों यूज होती है? क्योंकि यहाँ पर पीएस सिस्टम को अपनी एनर्जी दो चीजों में खर्च करनी होती है। एक तो क्लोरोफिल का क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करता है, एक्साइटेड करता है, एक तो उसमें एनर्जी जाती है और दूसरी जाती है वाटर की स्प्लिटिंग में, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है एज कंपेयर टू द 700 पर। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉस्फोराइलेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इनटू द टू प्रोसेस, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट मींस दैट कि एक तो हमें साइक्लिक प्रोसेस भी पढ़नी है यहाँ पर और एक नॉन साइक्लिक भी पढ़नी है। सिंपल सी बात है। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक चीज टर्न होकर बार बार एक ही रास्ते पर आती चली है वो साइक्लिक कहलाती है। और नॉन साइक्लिक क्या हुआ कि एक बार जो गए वो दोबारा से लौट के नहीं आया, वही तो नॉन साइक्लिक कहलाया ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन, अगर हम फोटो सिस्टम सेकंड की बात करें तो फोटो सिस्टम सेकंड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो जाकर इलेक्ट्रॉन एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, वो होता है आपका नॉन साइक्लिक पर। यानी कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन गया वो एक बार यहां से निकला तो वो लास्ट में NADH2 को दे दिया गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया वो कभी लौट कर ही नहीं आया, वो इलेक्ट्रॉन कभी लौट कर ही नहीं आया, वो यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर, यानी कि PS सेकंड से PS फर्स्ट में गया, फाइनली फिर वो वहां पर ले लिया गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो नॉन साइक्लिक होता है उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में दोनों सिस्टम काम करते हैं। कौन कौन से? PS सेकंड और PS फर्स्ट।
क्लियर है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो जाके फाइनली NADH2 के थ्रू ले लिया गया और रिड्यूस कर दिया गया वहां पर, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आया और सीधे इसने NADPH2 बना दिया। क्लियर है, और यही तो हमारा टारगेट था कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है कि ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर हो गया। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल PS सिस्टम काम करता है, क्योंकि ये जो PS सिस्टम होता है, ये PS सिस्टम हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये ना ये थैलेकोइट में जो मेम्ब्रेन होती है, ग्रेनम की जो ग्रेनल एमिली होती है, ग्रेनल एमिली की उसमें मेम्ब्रेन पर देखने को मिलता है। हमें पता है कि अगर हम बात करें तो ये ग्रेना हो गए, ठीक है, ये ग्रेना हो गए, तो ग्रेना में अभी हम बात करें जो ल्यूमन में हो रहा है, तो जब ये इनको जोड़ने वाले जो लैमिला होते हैं, तो PS सेकंड हमें यहाँ पर PS फर्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां पर ना तो NADH ना तो NADP होता है और ना ही यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड होता है, केवल यहाँ पर 700 ही P सिस्टम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है वो यहीं से आकर फिर टर्न घूमता चला जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आया, यहीं की यहीं साइक्लिक में वो मूव करता रहा और जाके उसने कई सारे ATP का फॉर्मेशन करता रहा। तो इस तरह से जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वहां पर जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है और ATP का कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन होता रहता है। अब आप बोलोगे इतने सारे ATP बनते कहां से जा रहे हैं भाई, बार बार हाइड्रोजन आयन का जो बार बार वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो बार बार ही तो स्प्लिट होंगे और वहां से जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो PS सेकंड अकेले PS फर्स्ट पर जा रहा है तो वो स्ट्रोमा लैमेली पर होता है। स्ट्रोमा जो लैमेली होता है, स्ट्रोमा की जो लैमेली पर वहीं पर जाकर ये प्रोटो सिस्टम काम करता रहता है और जाके फाइनली वो क्या बनाता है, ATP का फॉर्मेशन करता जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमियोस्टैटिक प्रोसेस की, जिसमें हम बात करेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। क्लियर है, तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।